नमस्कार फ्रेंड्स, यू आर नॉट योर इमोशंस। वो किताब जो आपको खुद को नए तरीके से देखने पर मजबूर कर देती है। हम अक्सर सोचते हैं जो मैं फील कर रहा हूं वही मैं हूं। अगर मैं सैड हूं तो मेरी लाइफ खराब है। अगर मुझे एंग्जाइटी है तो मैं वीक हूं। लेकिन मॉडर्न मंक कहते हैं ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। इमोशंस आते हैं जाते हैं, लेकिन वो आप नहीं है। आप उनसे कहीं बड़े हो, सिर्फ एक फीलिंग नहीं। ये किताब सिर्फ थ्योरी नहीं सिखाती, ये आपको अपने माइंड को देखने का एक नया तरीका देती है, जहां आप हर इमोशन को सच मानकर उसमें डूबते नहीं, बल्कि उसे बस समझते हो। ये सिखाती है कि एंगर, फियर, सैडनेस ये सब टेम्पोरेरी स्टेट्स हैं, आपकी आइडेंटिटी नहीं। और जब आप ये समझ लेते हो तो अंदर एक अलग सा स्पेस बनना शुरू हो जाता है, जहां आप रिएक्ट नहीं करते बल्कि ऑब्जर्व करते हो। मॉडर्न मंक के वर्ड्स सिंपल हैं लेकिन डीप हिट करते हैं। कभी लगता है जैसे वो आपके ही माइंड की बातें पकड़ रहे हो। अगर आप अक्सर ओवर थिंकिंग, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स या खुद को लेकर कंफ्यूजन फील करते हो, तो ये किताब आपको एक नया एंगल देगी खुद को देखने का और अपने इमोशंस के साथ रिलेशनशिप बदलने का। ये किताब बताती है इनर पीस बाहर नहीं मिलती, वो तब शुरू होती है जब आप अपने इमोशंस से डरना बंद कर देते हो और उन्हें समझना शुरू करते हो। इस बुक का पहला लेसन है, हर इमोशन परमानेंट नहीं होता। किताब की सबसे पावरफुल बात यही है कि जो फीलिंग अभी आपको पूरी दुनिया जैसी लग रही है, वो भी थोड़ी देर बाद बदल जाती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब इमोशन आता है तब हमारा दिमाग हमें यही बिलीव करा देता है कि बस अब हमेशा ऐसा ही रहेगा। जैसे किसी दिन आपका मूड बहुत खराब हो जाए, कोई अपना इग्नोर कर दे, काम बिगड़ जाए या किसी की एक बात दिल पर लग जाए। उस समय माइंड तुरंत फ्यूचर प्रिडिक्ट करने लगता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, अब कुछ अच्छा नहीं होगा, मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल रीजनिंग कहते हैं। मतलब हम जो फील कर रहे होते हैं उसे ही रियलिटी मान लेते हैं। अगर डर लग रहा है तो हमें सच में लगता है कि सिचुएशन डेंजरस है। अगर सैड फील हो रहा है तो लगता है पूरी जिंदगी ही खराब है। लेकिन किताब कहती है इमोशन एक स्टेट है, आपकी परमानेंट आइडेंटिटी नहीं। मॉडर्न मंक इसमें एक आसान एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए आप समुद्र किनारे खड़े हो, वेव्स आती हैं, थोड़ी देर रहती हैं, फिर चली जाती हैं। इमोशंस भी बिल्कुल वैसे ही हैं। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम हर वेव को पकड़कर बैठ जाते हैं। न्यूरोलॉजी में भी यही चीज समझाई जाती है। जब कोई इमोशन स्ट्रांग होता है तब ब्रेन का एक हिस्सा अमिगडाला बहुत एक्टिव हो जाता है। यही हिस्सा फियर, एंगर और स्ट्रेस को ट्रिगर करता है। उस समय हमारा ब्रेन लॉजिकल नहीं, इमोशनल मोड में चला जाता है। इसलिए उस मोमेंट में लिए गए डिसीजंस अक्सर गलत निकलते हैं। इसीलिए कई लोग गुस्से में रिश्ते खराब कर देते हैं या सैडनेस में खुद को बेकार समझने लगते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ब्रेन हमेशा उसी स्टेट में नहीं रहता। अगर आप इमोशन आने के बाद तुरंत रिएक्शन ना दें तो धीरे धीरे ब्रेन का लॉजिकल पार्ट, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, वापस एक्टिव होने लगता है। तब चीजें उतनी हैवी नहीं लगती। आपने शायद नोटिस किया होगा, जो बात रात में बहुत बड़ी लग रही थी सुबह उतनी डेंजरस नहीं लगती। क्यों? क्योंकि इमोशन की इंटेंसिटी नेचुरली कम हो गई। यही रीजन है कि किताब बार बार कहती है इमोशन को तुरंत सच मत मान लीजिए। मान लीजिए किसी ने आपको मैसेज सीन करके रिप्लाई नहीं किया, माइंड तुरंत कहानी बनाना शुरू कर देता है। शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है, अब उसे मेरी वैल्यू नहीं। लेकिन अगर आप उसी मोमेंट खुद को थोड़ा टाइम दे दें, वॉक पर निकल जाए, डीप ब्रीदिंग करें या बस अपने माइंड को ऑब्जर्व करें, तो कुछ देर बाद वही सिचुएशन नॉर्मल लगने लगती है। साइकोलॉजी में इसे नेम इट टू टेम इट टेक्निक भी कहते हैं। मतलब इमोशन को दबाइए मत, बस उसका नाम पहचानिए। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। इस बुक का दूसरा लेसन है, मैं कैसा फील कर रहा हूं और मैं कौन हूं, दोनों अलग चीजें हैं। हम अक्सर अपने इमोशंस को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। जैसे अगर किसी दिन एंग्जाइटी आ रही है
तो हम सोच लेते हैं मैं ही एंग्शियस इंसान हूं। अगर कोई रिजेक्ट कर दे तो लगने लगता है मैं ही अनवर्दी हूं। लेकिन किताब बहुत सिंपल बात कहती है, जो आप फील कर रहे हो वो आपके अंदर हो रहा एक्सपीरियंस है, लेकिन वो आप नहीं हो। साइकोलॉजी में इसे थोड़ा ऐसे समझते हैं, माइंड के अंदर 2 लेयर्स होती हैं। एक होता है ऑब्जर्वर सेल्फ, जो सिर्फ देख रहा होता है, और दूसरा होता है एक्सपीरियंसिंग सेल्फ, जो इमोशंस फील कर रहा होता है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम ऑब्जर्वर बनना छोड़कर सीधे इमोशन बन जाते हैं। जैसे मान लो आपको गुस्सा आ रहा है, अगर आप भूल जाते हो कि मैं गुस्से को देख रहा हूं और सोच लेते हो मैं गुस्सा ही हूं, तो उस मोमेंट पर कंट्रोल खत्म हो जाता है। फिर हर रिएक्शन उसी एंगर से निकलता है। न्यूरोलॉजी में देखा गया है कि जब हम खुद को इमोशंस से सेपरेट करके देखते हैं, तब ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो रैशनल थिंकिंग करता है, ज्यादा एक्टिव होता है। और अगर हम इमोशन में मर्ज हो जाते हैं तो अमिगडाला डोमिनेट करने लगता है, यानी इंपल्सिव रिएक्शंस बढ़ जाते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल में समझो। मान लो किसी ने आपको हार्श कमेंट कर दिया। ऑप्शन 1, आप सोचते हो मैं बेकार हूं, ये आइडेंटिटी बन गई। फिर सैडनेस प्लस ओवर थिंकिंग प्लस सेल्फ डाउट बढ़ जाता है। ऑप्शन 2, आप सोचते हो मुझे अभी हर्ट फील हो रहा है क्योंकि कमेंट अच्छा नहीं लगा, ये सिर्फ फीलिंग है, आइडेंटिटी नहीं। आप थोड़ी डिस्टेंस बना लेते हो, रिएक्शन कंट्रोल में रहता है। डिफरेंस बहुत छोटा लगता है, लेकिन लाइफ बदल देता है। मॉडर्न मंक इसी आइडिया को सिंपल वे में समझाते हैं, जैसे आसमान में क्लाउड्स आते हैं और चले जाते हैं। क्लाउड्स बराबर इमोशंस, स्काई बराबर आप अगर आप खुद को क्लाउड मान लेते हो तो हर चेंज में टूट जाओगे। लेकिन अगर समझ जाओ कि आप स्काई हो तो क्लाउड्स आएंगे जाएंगे, लेकिन आप स्टेबल रहते हो। प्रैक्टिकल लाइफ में इसका मतलब ये नहीं कि आप इमोशंस को दबा दो, बल्कि बस इतना चेंज करो, हर इमोशन को लेबल करो। अभी मुझे एंग्जाइटी फील हो रही है, अभी मुझे एंगर फील हो रहा है। जैसे ही आप मैं एंग्शियस हूं से बदलकर मुझे एंग्जाइटी फील हो रही है बोलते हो, एक सटल डिस्टेंस बन जाता है, और वही डिस्टेंस आपको कंट्रोल देता है। अगर आपको यह समरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस बुक का तीसरा लेसन है, हर बात पर तुरंत रिएक्ट करना जरूरी नहीं, क्योंकि जैसे ही कुछ ट्रिगर होता है, इंसल्ट, इग्नोर, रिजेक्शन या कोई रूड कमेंट, हमारा ब्रेन तुरंत रिस्पॉन्स मोड में चला जाता है। लेकिन किताब का बेसिक आइडिया यह है कि हर सिचुएशन को तुरंत रिएक्शन की जरूरत नहीं होती। कई बार रिएक्शन देने से ज्यादा पावरफुल चीज होती है पॉज करना। साइकोलॉजी में इसे इंपल्स कंट्रोल और इमोशनल रेगुलेशन कहा जाता है। मतलब जो इमोशन अभी आया है उसे तुरंत बाहर निकालने की बजाय थोड़ी देर होल्ड करना। न्यूरोलॉजी के हिसाब से समझो तो जब कोई इमोशनल ट्रिगर आता है तो सबसे पहले एमिगडाला एक्टिव होता है। ये फास्ट ऑटोमेटिक रिएक्शंस देता है, फाइट, एंगर, फियर। लेकिन अगर आप 5 से 10 सेकंड्स भी रुक जाते हो, डीप ब्रेथ लेते हो या सिचुएशन को बस ऑब्जर्व करते हो, तो धीरे धीरे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव होने लगता है, जो लॉजिकल थिंकिंग और बेटर डिसीजन मेकिंग करता है। यही रीजन है कि इंपल्सिव रिएक्शंस बाद में अक्सर रिग्रेट बन जाते हैं। एक सिंपल एग्जांपल समझिए। मान लो किसी फ्रेंड ने आपको सीन करके रिप्लाई नहीं किया और आपको गुस्सा आ गया। इंस्टेंट रिएक्शन, ठीक है अब मैं भी इग्नोर करूंगा उसे, या मैं उससे बात ही नहीं करूंगा। लेकिन अगर उसी मोमेंट आप रिएक्ट करने के बजाय थोड़ा रुक जाओ, फोन साइड में रख दो, 2 से 3 मिनट्स वॉक कर लो, या बस माइंड में बोलो ठीक है अभी मुझे इरिटेशन फील हो रहा है, तो कुछ देर बाद पर्सपेक्टिव बदल जाता है। हो सकता है सामने वाला बिजी हो या उसने देखा ही ना हो। साइकोलॉजी में इसे रिस्पॉन्स डिले टेक्निक भी कहते हैं, यानी रिएक्शन और एक्शन के बीच गैप क्रिएट करना। मॉडर्न मोंक इसी चीज को बहुत रिलेटेबल तरीके से समझाते हैं कि लाइफ में बहुत से झगड़े इसीलिए नहीं होते क्योंकि सिचुएशन बड़ी थी, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि हमने तुरंत रिएक्शन दे दिया। एक और रियल लाइफ एग्जांपल सोचो। किसी ने आपको रूड टोन में कुछ बोल दिया,
अगर आप तुरंत रिप्लाई करते हो तो टोन प्लस ईगो क्लैश हो जाता है और बात बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप 10 से 15 सेकंड्स चुप रहते हो, सिर्फ सुनते हो और माइंड को सेटल होने देते हो, तो उसी सिचुएशन का आउटकम कंप्लीटली डिफरेंट हो सकता है। असल में पॉज करना वीकनेस नहीं है, यह सेल्फ कंट्रोल की साइन है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्रेन साइंस भी यही कहती है। इमोशनल पीक यूजुअली 90 सेकंड्स के अंदर स्टार्ट होकर पीक पर पहुंचता है, और अगर आप उसे फीड नहीं करते यानी रिएक्शन नहीं देते तो वो नेचुरली फेड होने लगता है। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। इस बुक का चौथा लेसन है माइंड को ट्रेन करना पड़ता है। रियलिटी ये है कि माइंड समझने से नहीं, प्रैक्टिस से चेंज होता है। जैसे जिम में एक दिन एक्सरसाइज करने से बॉडी स्ट्रांग नहीं बनती, वैसे ही एक दो बार काल्म रहने से माइंड स्टेबल नहीं बनता। साइकोलॉजी में इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। मतलब ब्रेन अपनी वायरिंग बदल सकता है, लेकिन वो बार बार के एक्सपीरियंस से होता है। अगर आप बार बार गुस्से में रिएक्ट करते हो तो ब्रेन उसी पैटर्न को स्ट्रांग बना देता है। और अगर आप धीरे धीरे पॉज करना, ऑब्जर्व करना और काल्म रिस्पॉन्स देना प्रैक्टिस करते हो तो नया पैटर्न बनना शुरू हो जाता है। मॉडर्न मॉन्क इस आइडिया को सिंपल वे में समझाते हैं कि माइंड कोई फिक्स्ड चीज नहीं है, ये एक ट्रेन्ड सिस्टम है। रियल लाइफ एग्जाम्पल देखिए। मान लो पहले आपको किसी छोटी बात पर भी बहुत ओवर थिंकिंग होती थी, जैसे किसी ने सीन किया और रिप्लाई नहीं किया तो पूरा दिन खराब। लेकिन अगर आप धीरे धीरे खुद को ट्रेन करते हो, अभी मुझे एंग्जाइटी फील हो रही है, ठीक है, और आप तुरंत स्टोरी बनाना बंद कर देते हो, तो कुछ टाइम बाद वही सिचुएशन आपको इतना डिस्टर्ब नहीं करेगी। न्यूरोलॉजी के हिसाब से जब आप ये प्रैक्टिस करते हो तो ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स स्ट्रांग होता है, जो डिसीजन मेकिंग और इमोशनल कंट्रोल में हेल्प करता है, और एमिगडाला की ओवर रिएक्टिव टेंडेंसी धीरे धीरे कम होती है। एक और सिंपल एग्जाम्पल, जब आप शुरुआत में ड्राइविंग सीखते हो तो हर चीज सोचनी पड़ती है, क्लच, ब्रेक, मिरर, गियर। लेकिन प्रैक्टिस के बाद सब ऑटोमेटिक हो जाता है। माइंड ट्रेनिंग भी ऐसा ही है। शुरुआत में कॉन्शियस एफर्ट लगता है, बाद में बिहेवियर नेचुरल बन जाता है। किताब यही पॉइंट क्लियरली कहती है कि इनर पीस कोई इंस्टेंट अचीवमेंट नहीं है, ये डेली स्मॉल चॉइसेस का रिजल्ट है। जैसे किसी बात पर तुरंत रिप्लाई ना देना, अपने थॉट्स को बस ऑब्जर्व करना, हर इमोशन को सच ना मान लेना, अकेले बैठकर माइंड को थोड़ा स्पेस देना। ये सब छोटी चीजें हैं, लेकिन धीरे धीरे आपका इनर सिस्टम बदल देती है। असल बात यह है, माइंड आपको कंट्रोल नहीं करता, लेकिन अगर आप उसे ट्रेन नहीं करते तो वो खुद ही हैबिट्स के हिसाब से चलने लगता है। तो सिंपल सी बात, आपका माइंड जैसा है वैसा फिक्स्ड नहीं है। आप उसे रोज थोड़ा थोड़ा शेप देते हो, चाहे आपको पता हो या नहीं। अगर आपको यह समरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस बुक का 5वां लेसन है, पीस बाहर नहीं अंदर बनती है। जैसे जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा, पैसा आ जाएगा या लाइफ सेट हो जाएगी, तब मैं शांत रहूंगा। लेकिन किताब का कोर आइडिया यही तोड़ देता है कि बाहर की सिचुएशन कभी पूरी तरह कंट्रोल में नहीं होती। इसलिए अगर पीस बाहर ढूंढोगे तो वो हमेशा कंडीशनल रहेगी। साइकोलॉजी में इसे थोड़ा ऐसे समझते हैं, हमारा ब्रेन एक्सटर्नल वैलिडेशन लूप में फंस जाता है। मतलब माइंड ये मान लेता है कि जब बाहर सब सही होगा तभी मैं ठीक फील करूंगा। लेकिन रियलिटी ये है कि आउटसाइड वर्ल्ड हमेशा चेंज होता रहता है। इसलिए अगर पीस आउटसाइड डिपेंडेंट है तो वो भी अनस्टेबल रहेगी। मॉडर्न मंक इसे सिंपल वे में समझाते हैं, जैसे आप एक ग्लास लेकर बारिश में खड़े हो और सोचो कि अब पानी बिल्कुल साफ रहेगा, लेकिन बारिश बंद नहीं हो सकती, एनवायरनमेंट चेंज नहीं हो सकता। आप सिर्फ अपने ग्लास को स्टेडी रखना सीख सकते हो। न्यूरोलॉजी में भी इंटरेस्टिंग चीज देखी गई है। जब हम स्ट्रेस या अनसर्टेनिटी में होते हैं तो ब्रेन का एमिगडाला हाइपर एक्टिव हो जाता है और हर छोटी चीज थ्रेट लगने लगती है। लेकिन अगर आप इंटरनली काल्म स्टेट डेवलप करते हो, जैसे ब्रीदिंग स्लो करना, थॉट्स को ऑब्जर्व करना,
तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होकर रिस्पॉन्स को बैलेंस करता है। यानी पीस का मतलब ये नहीं कि बाहर केओस नहीं होगा, बल्कि ये कि अंदर का सिस्टम उस केओस से डिस्टर्ब नहीं होगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल समझो। मान लो आपके आसपास सब कुछ ठीक चल रहा है, जॉब, फ्रेंड्स, मनी, तो आप हैप्पी फील कर रहे हो। लेकिन जैसे ही किसी एक चीज में प्रॉब्लम आती है, पूरा मूड गिर जाता है। अब दूसरा केस देखो, कोई बेसिक स्ट्रेस है, लेकिन आप मेंटली स्टेबल हो और खुद से बोल रहे हो ठीक है, ये भी हैंडल हो जाएगा। तो सिचुएशन सेम होते हुए भी एक्सपीरियंस अलग हो जाता है। यही डिफरेंस है एक्सटर्नल पीस और इंटरनल पीस में। प्रैक्टिकल लाइफ में इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रॉब्लम्स इग्नोर करो, बल्कि ये कि आप अपनी स्टेबिलिटी को आउटसाइड इवेंट्स पर डिपेंड मत करो। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद।